नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात उन परिवारों की जिनके किसी अपने का नाम जुड़ा है देश के सबसे बड़े जुर्म से। पिछले साल 16 दिसंबर की रात दिल्ली की बहादुर बेटी निर्भया के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरे देश ने एक आवाज में निर्भया के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। 13 सितंबर को दिल्ली की साकेत अदालत ने 4 अभियुक्तों को मौत की सजा सुना दी। आज हम आपको इन चारों परिवारों के हालात से रूबरू करवाएंगे। कैसी होती है समाज के तिरस्कार की मार और कैसी होती है जिंदगी जुर्म के साए के तले, ये सब आपको बताएंगे हमारी इस खास पेशकश में। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रियंका गांधी को पड़नाना जवाहरलाल नेहरू के संसदीय क्षेत्र फूलपुर से टिकट देने की मांग। इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी ने भेजा सोनिया गांधी के पास प्रस्ताव। बंदी का कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप, कहा वोट के लिए मुसलमानों को डरा रही है कांग्रेस, विकल्प के तौर पर मोदी के नाम से इनकार नहीं। कुमार मंगलम बिरला तक पहुंची कोयला घोटाले की आंच। सीबीआई की नई एफआईआर में हिंडाल्को और पूर्व कोयला सचिव प्रकाश पर भी शिकंजा कसने की तैयारी। सूरत रेप केस में आसाराम 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर। गांधीनगर कोर्ट का फैसला, बेटे नारायण साई की अग्रिम जमानत पर 17 को होगी सुनवाई। और मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सचिन मुंबई में खेलेंगे अपना आखिरी मैच। सचिन के कहने पर बीसीसीआई ने किया कार्यक्रम में फेरबदल। इसे दिल्ली की उस बहादुर बेटी की आखिरी ख्वाहिश का पूरा होना समझिए या फिर दिल्ली की सड़कों पर उतरे उन हजारों हजार लोगों की आवाज की गूंज। 13 सितंबर 2013 को दिल्ली की साकेत अदालत ने मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को फांसी की सजा सुना दी। 16 दिसंबर की उस वारदात के लिए शायद कोई भी सजा नाकाफी होती, लेकिन इन चारों को मिली मौत की सजा ने दिल्ली की उस बेटी के परिवार के लिए इस मामले को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पर वो चाहते थे। फांसी की सजा मुकेश, विनय, पवन और अक्षय के लिए इनकी करतूत का अंजाम है, लेकिन इनके परिवार के लिए ये उस जिंदगी का आगाज है जो उन्हें हमेशा इनकी इस करतूत के साए में गुजारनी पड़ेगी। 8-9 महीना का दिन और आ गया, मैं पेट भर खाना नहीं खाई घर में। मैं माँ नहीं हूँ, क्यों नहीं मेरा सुना जा रहा कहीं। मैं भी खुदकुशी कर जाऊंगी, अपने बच्चे को गला दबा दूंगी। हमें कोई जीने का अधिकार नहीं है। सरकार फांसी की सजा हमें सुना दी है, मेरे लिए जहर क्यों नहीं भेजवाई। मैं तुझसे यही मांगती हूँ, मेरे लिए भी जहर भेजवा दे। हमें कोई जीने का अधिकार नहीं है यहाँ पे। 16 दिसंबर की वारदात के बाद जो चेहरे आरोपियों के तौर पर सामने आए, उनके साथ कुछ अल्फाज हमेशा के लिए जुड़ गए। खूनी, दरिंदे, भेड़िए, सड़कों पर, घरों में, टेलीविजन स्टूडियो में, संसद में, हर तरफ इनको इन्हीं नामों से पुकारा गया। हर किसी ने इन लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की वकालत की। पूरे मुल्क की ख्वाहिश को आखिरकार अदालत ने अमली जामा पहनाया और 13 सितंबर को वो फैसला सुनाया जिसका सबको इंतजार था। खबर आ रही है, दिल्ली गैंगरेप के चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे विद्रोही लोगों के लिए एग्जाम्पल रखा है। Fast track court here in Saket. They pronounced death penalty to all the 4 convicts. मैं सबको धन्यवाद दूंगी। इस सारे शोर शराबे के बीच सभी लोग ये भूल गए कि 16 दिसंबर की वारदात को अंजाम देने वाले भी इंसान ही थे। हमारे ही समाज, हमारे ही शहर में रहने वाले ऐसे लोग जिनके परिवार हैं, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इन परिवारों का क्या होगा जब ये चारों फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे। उनको फांसी है चढ़ाना, हमारे 6 परिवार को चढ़ा दे ले जाके। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे ले जा, दोनों को चढ़ा दे। मेरे माँ बाप को साथ में चढ़ा दे, बस तमन्ना पूरा हो जाए। हम तो ऐसे मरे हुए हैं, हमारे 6 परिवार मर जाएंगे ऐसे भी। ऐसे अच्छा वहीं लटक के बेटे के साथ मर जाएंगे, वो अच्छा रहेगा। इससे अच्छा ये घुट घुट के मरना मुझे नहीं अच्छा लग रहा है।
अपने पूरे परिवार के लिए फांसी की गुहार लगा रही ये महिला एक मां है, एक ऐसी बदनसीब मां जिसके जवान बेटे को फांसी की सजा सुनाई गई है, एक ऐसी मां जो जानती है कि उसका बेटा अब कभी जिंदा वापस घर नहीं लौटेगा, एक मां जिसके आंसू सूख चुके हैं, उम्मीद खत्म हो चुकी है, जिंदगी थम चुकी है। अदालत और समाज ने इसके बेटे को मुजरिम करार दे दिया है, लेकिन इस मां की नजर में वो आज भी बेकसूर है। विनय निर्दोष है, बस विनय को फंसाया गया। मेरा बेटा कहीं जाता भी नहीं था और उस दिन भी नहीं गया कहीं, नाम ले लिया राम सिंह बस। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा कहीं गलती नहीं कर सकता और न किया है कहीं। दिल्ली की आर के पुरम इलाके में बसी एक छोटी सी झुग्गी बस्ती। कुछ महीनों पहले तक रोज सड़क से गुजरने वालों को इस जगह से कोई सरोकार नहीं था। आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये गरीबों की वो बस्ती थी जहां पर उनके ड्राइवर रहा करते थे। गुमनामी के गर्द में दबे बस्ती के लोग रोज अपने गुजर बसर की जद्दोजहद में उलझे रहते थे। लेकिन 16 दिसंबर के बाद सब कुछ बदल गया। 16 दिसंबर के बाद से ये बस्ती हेडलाइन का हिस्सा बन गई और यहाँ का हर बाशिंदा न्यूज रिपोर्टरों का निशान है। दिल्ली गैंगरेप के आरोपी इसी बस्ती में रहा करते थे, लेकिन फांसी के फैसले के बाद अब एक ही परिवार यहाँ बचा है। ये सभी परिवार यहाँ से क्यों चले गए, इसे समझने के लिए इनके हालात को समझना जरूरी होगा। ये खबर कि उसका बेटा या पर उस परिवार का बेटा इतने नृशंस अपराध में पकड़ा गया और वो उसकी मानसिकता कैसे बनी, यही सदमा सबसे बड़ा सदमा हुआ कि आखिर ये सब कुछ उसने किया कैसे। क्या हमारे उसके लालन पालन में हमने कमी कर दी या फिर वो हमने उसको ऐसे समाज में ढकेल दिया। तो परिवार को एक बहुत बड़ा। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जैसे ही गांव में है, शहर में है, अड़ोस पड़ोस को जब पता चलता है, गांव को पता चलता है, तो ऐसे परिवारों का तो पूरी तरह से सामाजिक तिरस्कार होता है, बहिष्कार होता है। आज रविदास कॉलोनी में सिर्फ विनय शर्मा का परिवार ही बचा है। पिछले 9 महीनों में इस परिवार ने जिस सब का सामना किया है उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। विनय घर में सबसे बड़ा था और उससे छोटी 2 बहनें और एक भाई है। 4 गुणा 4 फीट के इस घर में सिर्फ जिंदगियां ही नहीं बल्कि अरमान भी बसते थे, वो अरमान जो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। वो बड़ा हुआ तो उसको उम्मीद था कि हाँ बड़ा हो गया, बहन का शादी करेगा, अपना कमाएगा, अपना जो कहीं नौकरी करेगा, अगर कहीं पढ़ाई बेटे करेगा तो अपनी बहन के लिए हो जाएगा, अपन दोनों बहन का शादी हो जाएगा। कौन करेगा, किसके बल पर मैं करूँगी। विनय का परिवार उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आकर दिल्ली में बसा है। पिता एयरपोर्ट पर नौकरी करते हैं। गरीबी और तंगहाली के बावजूद विनय के माता पिता ने उसकी पढ़ाई नहीं रुकने दी और 12वीं पास करने के बाद ही उसने परिवार का हाथ बटाने के लिए जिम में पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। इसी दौरान पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम का पर्चा भी भरा। आज हमारे आपके लिए ये नौजवान एक ऐसा मुजरिम है जो समाज में जीने लायक नहीं है, लेकिन बचपन से उसे जानने वाले लोगों के लिए वो आज भी वही विनय है जो उनकी आंखों के सामने पला बढ़ा। बचपन से अभी तक तो देखते आ रहे हैं, अच्छा ही लड़का था। अभी हमारे आंखों के सामने तो ऐसा काम किया ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। हमारे मॉल में भी रह के गया, खेला कूदा खूब काम किया, अच्छा पढ़ाई लिखाई, दीदी से दीदी, बहन से बहन, अच्छी तरीके से रहता था। तो क्या कह सकते हैं, बाहर जाने के बाद में किसी के साथ जाने के बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस बात को तो पता नहीं, मगर हमारे लिए अच्छा हुआ। पूरे मुल्क में शायद ही कोई शख्स हो जो इन लोगों की पैरवी करे। दिल्ली की उस बेटी के साथ उस मनहूस रात जो कुछ हुआ वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। न ही कोई भी दलील उस पर जुल्म करने वालों के गुनाह के दाग को हल्का कर सकती है। जो कुछ हुआ उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं और अपने किए की ही सजा भुगत रहे हैं। लेकिन इस बस्ती के लोगों को आज भी इनके वो चेहरे याद हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं। सजा के बाद से बस्ती के लोगों ने विनय के परिवार से किनारा कर लिया है, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो विनय के लिए सिर्फ अच्छा ही बोलना चाहते हैं। ऐसा है तो लोग बढ़िया है, उनका पिताजी बहुत बढ़िया है, उनको दादा भी यहाँ आता, उनको दादा भी बढ़िया है और विनय भी सही था, लड़का पढ़ता था, लिखता था, सब करता। उसके अब हमने आज तक समझ में नहीं आया, हम 70 साल जानते कोई अब नहीं करी उसने, ना उसके कोई समझ में आए ना कोई उसका है, लड़का बढ़िया था। और किसी को जैसे कोई दुख पड़ाता है, कोई खून की कमी हो गई तो लड़का खून देने में तैयार था।
दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के औरंगाबाद जिले के गांव कर्मा लहंग के इस घर में 4 जिंदगियां ऐसी हैं जिनके लिए दिन का उजाला भी रात के अंधेरे की तरह ही काला है। ये घर है अक्षय ठाकुर का। घर के ईंट पत्थर और रंग रोगन से लग सकता है कि घर में रहने वालों की माली हालत मजबूत है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। 16 दिसंबर की वारदात के करीब 1 साल पहले ही अक्षय रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आया था। हर महीने के मनी ऑर्डर से बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 साल के बेटे का पेट भरता था। 13 सितंबर को अक्षय को मिली फांसी की सजा के बाद इस परिवार की हर उम्मीद का दम घुट गया। उनको तो ये भी अंदाजा नहीं कि आगे उनकी जिंदगी कैसे चलेगी। टूट गए, आज टूटने का कराया पर कहा है तो टूट गए। ये है, अरे जी रहे हैं तो कहा है, उससे अच्छा था कि हम लोग मौत हो जाता, वही ठीक था। हम नहीं जीना चाहते हैं इस धरती पे। हम क्या करेंगे इस धरती पे जी के, बिना पति के? मेरे लिए जीना क्या है? हम नहीं जीना चाहते हैं। एक लड़की के लिए उसका पति ही रक्षा करने वाला होता है। मेरी रक्षा के लिए क्या है? कुछ नहीं है। मैं कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा? मेरी सुरक्षा के लिए क्या चीज है? इस बच्चे को क्या होगा? इसे कौन देखेगा? इसको देखने वाला है कोई? पुनीता खुद को संभालने को मजबूर है क्योंकि उसके कंधों पर एक मासूम की जिम्मेदारी है। लेकिन अक्षय की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इस मां को आज भी इस बात पर यकीन नहीं है कि जिस बच्चे को इन्होंने पाला पोसा वो ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दे सकता है। लेकिन अब बेटे से ज्यादा उन्हें पोते की फिक्र है जो रोटी के हर निवाले के लिए दूसरों का मोहताज है। तो जियल बेअरत है हमने के, कैसे ही इतना नीमक बाहर छच नहीं थी, खाला भी छच नहीं थी। सब परिवार चलाए वाला के है, आपन सब आपन चलतन कि हमनी के चलतन। बाप माई मरी थी अलगे, एगो नाती है, एगो पुतो है, तो ओकरा देखे वाला के है। कपड़ा भी छच नहीं थी, खाला भी छच नहीं थी। हमारी सोच भले ही कुछ भी हो, लेकिन ये सच है कि विनय, अक्षय, पवन और मुकेश भी समाज के ताने बाने में वैसे ही उलझे थे जैसे आप और हम। उनके जुर्म को कोई भी दलील झुटला नहीं सकती, लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि उनके साथ साथ उनके परिवार भी सजा भुगत रहे हैं। विनय, अक्षय, पवन और मुकेश तो फांसी के फंदे पर झूलकर इस जुर्म से आज़ादी पालेंगे, लेकिन उनके परिवार रोज इस जुर्म के साए तले जिएंगे और रोज तिल तिल मरेंगे। दिसंबर को दिल्ली में हुए गैंगरेप मामले में दिल्ली की साकेत अदालत ने विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को फांसी की सजा सुनाई। मुकेश राम सिंह का भाई था और इनका परिवार अब कहां है ये किसी को भी नहीं पता। रविदास कैंप के उनके घर पर ताला जड़ा है और कोई पड़ोसी उनके बारे में कुछ भी बात करने को राजी नहीं है। पवन का परिवार दिल्ली में तो है, लेकिन रविदास कैंप का अपना घर छोड़ चुके हैं। वो इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते। दिल्ली गैंगरेप से जुड़े सभी परिवारों के हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। ये सभी परिवार गरीबी से तो जूझ ही रहे हैं, साथ ही साथ उस जुर्म से भी जूझ रहे हैं जो हमेशा के लिए इनके साथ चस्पा हो गया है। विनय शर्मा का भाई इतना छोटा है कि उसे अंदाजा भी नहीं कि उसके घर वाले किस मुसीबत से जूझ रहे हैं। उसे पता है कि उसके भाई को पुलिस पकड़कर ले गई है, लेकिन इस बात की फिक्र से ज्यादा उसे फिक्र इस बात की है कि कंचे के खेल में अपने साथियों को वो कैसे हराए। वो नादान है, लेकिन विनय की बहनें ना तो नादान हैं, ना ही लापरवाह। वो जानती हैं कि कैमरे पर चेहरा दिखाना उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। वो अपने भाई के बारे में बात करना चाहती हैं, लेकिन डरती हैं कि समाज उसे शायद कभी नहीं अपना पाएगा। मंजू डायबिटीज की मरीज है जिसे जीने के लिए सहारे की जरूरत है, लेकिन वो सहारा तो अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी फांसी के दिन गिन रहा है।
पापा का भी तबीयत खराब रहता है और हमारा भी रहता है। वो था तो वो तो करा देता था, तुरंत करा देता था, 2 दिन भी नहीं रहता। हमारी दवाई नहीं हो पाती जल्दी, वो था तो जैसे दवाई खत्म होने को आती थी तुरंत ले आता था, थोड़ा सा रहता था तो भी ले आता था। अब तो पूरी चीज खत्म हो जाती तब मुश्किल से आता। विनय, अक्षय, पवन और मुकेश को जो सजा मिली है उससे वो ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ा हर शख्स जूझ रहा है। वो उन सवालों से रोज जूझते हैं जो जबान से नहीं बल्कि आंखों से पूछे जाते हैं। ये परिवार समाज के तिरस्कार के भी शिकार हैं और अपने गम के भी। नहीं, देखिए, ये जो विक्टिमाइजेशन समाज का है वो ज़रूरी नहीं कि बड़ा ऑब्वियस हो, वो आपको दिखाई पड़े, ये ज़रूरी नहीं है। जो फांसी लगने वाली परिवार की जो मानसिकता है, दुख और दर्द अपनी जगह पर है, उनका दर्द दुनिया भी नहीं समझने की कोशिश करती है, क्योंकि वो परिवार ही एक तरह से हो जाता है, ये तो अपराधी का परिवार है। तो कोई नहीं सोचता है माँ पे क्या गुजर रही होगी, बहन पे क्या गुजर रही होगी, भाई पे क्या गुजर रही होगी, कोई इस बात को सोचता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी ही दुख से, परेशानी से, मानसिक उथल पुथल से और एक तरह की हीन भावना से ऐसा परिवार निश्चित तौर पर ग्रसित होता है। और जो हमारे अपने अनुभव में मैंने देखा है, और दूसरी बात ये भी होती है कि वो, और एक दूसरा रिएक्शन भी मैंने देखा है जहाँ की लोग अंत तक ये भरोसा नहीं कर पाते हैं कि उनका ही लड़का ये काम करके गया है। 16 दिसंबर के हादसे के बाद कानून को सख्त बनाने और समाज की सोच बदलने की बात तो बहुत हुई, लेकिन इन परिवारों के बारे में सोचने की, इनकी बात को समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। और शायद अब वक्त है एक नई पहल करने का। देखिए, ये बड़ी हमारे देश की एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही गलत तरह की नीतियां हैं, जिनके चलते कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती नहीं है। हमारे यहाँ से काउंसलर जाते हैं, रेप विक्टिम की काउंसलिंग होती है, लेकिन बाकी कोई काउंसलिंग का कोई प्रावधान नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का प्रावधान नहीं है, सोशल इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इस तरह के परिवारों में को छोड़ देना है उनकी नियति पर। जो उनकी गति दुर्गति होनी है वो तो समाज में समाज उनको उसमें ढकेल देता है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं मानती हूँ कि ऐसे परिवारों का जो ट्रॉमा है उसको भी आज समाज में समझने की ज़रूरत है, क्योंकि परिवार अपराधी नहीं है। और अगर परिवार अपराधी नहीं है तो आपको उसके ट्रॉमा को भी, वो कैसे उसके साथ जूझे, उसको कैसे अपने आप को उस ट्रॉमा में से निकाले, उसका कैसे रिहेबिलिटेशन हो, उस पर भी सोचा जाना चाहिए। दिल्ली की बहादुर बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसके मुजरिमों को जो सजा मिली है वो एक ऐसी नजीर है जो भारत की लाखों लड़कियों का मुस्तकबिल महफूज कर सकती है। लेकिन इस नजीर के वजूद पर 4 परिवारों की जिंदगियों की एक ऐसी कहानी है जो शायद ही कभी याद की जाए।